नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। 34 साल की उम्र, 34 मैचेस और क्या खूब खेला है, क्या शानदार खेला है। 3 साल लगातार खेलते रहे और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि उस चोट के बाद भी रुकना नहीं है। यानी ज़िंदगी यही आपसे हर रोज़ कहती है कि रुकिए मत, आगे बढ़िए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बार बार बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। वो भी आगे बढ़ते हैं, बीसीसीआई के अलग अलग पदों पे वो नियुक्त रहे हैं, साथ ही साथ उसके अलावा वो चयन समिति का हिस्सा रहे हैं और कमेंटेटर रहे हैं, और हम सब के लिए अगर कहें तो एक जीते जागते हेरिटेज की तरह है, अगर मैं अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ तो। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर सबा करीम। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ज़माने के बाद बहुत कम बार इस तरफ आने का अवसर मिलता है, पर ये तो घर है, तो जब भी वापस आने का मौका मिलता है उससे बहुत खुशी होती है। जी सर, घर हमेशा बहुत आकर्षित करता है, जैसा कि अभी आपने कहा भी। आप कब कब पटना आते हैं और कैसे आप परिवार के साथ इतना समय निकाल पाते हैं, क्योंकि जो आपका शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। आप लगातार कमेंट्री में भी जुड़े रहे हैं, तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं आप बिहार के लिए और यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, बिहार के साथ और पटना के साथ विशेष करके मेरा संबंध ज़मानों का है। यहीं मेरी पैदाइश हुई, यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, यहाँ से मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग मेरी यहीं की है। कई सारे दोस्त हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर रहते थे, अब तो बहुत कम रह गए हैं। मेरा घर यहीं पे था, पर अब कोई घर पे रहा नहीं, क्योंकि मेरे माता जी और पिताजी दोनों का देहांत हो गया है। पर मैं आता रहता हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनसे मिलने के लिए। कई सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा है क्रिकेट के मैदान पर, क्रिकेट के मैदान के बाहर भी। उन सब से आकर मैं मिलता रहता हूँ। मेरी चेष्टा ये होती है कि साल में कम से कम 1 या 2 बार किसी न किसी बहाने से पटना आ जाएं, ताकि एक तो बहुत रिफ़्रेशिंग आदमी फील करने लगता है और मैं एनर्जाइज हो जाता हूँ। यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता है, और इसीलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आता रहूं बीच बीच में पटना। जब भी समय मिल जाता है, जैसे इस बार भी मैं आया हूं सिर्फ 2 दिन के लिए, पर समय था तो मुझे लगा मुझे जी, और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। सर, 70-80 का जो दशक है, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं तो वो दशक बड़ा अजीब सा था, इस सेंस में कि वहाँ हम इसी हसल में थे कि नौकरी पा लेनी है, और अगर घर से निकलते हैं कुछ काम मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए और घर और दिनचर्या चलने लगे। लेकिन इसी बीच एक बिहार में या पटना में मैं कहूँ तो एक ऐसा बच्चा है जो क्रिकेट खेलने की सोचता है। कहाँ से इसकी पूरी प्रेरणा आपको मिली? घर की पृष्ठभूमि कैसी थी? घर वालों का सपोर्ट कैसा था? ये ज़रूर बताइए, क्योंकि वो आज भी जो एक बिहारी जो हम सोचते हैं जिस तरीके से, उसमें यही बात आती है कि पहले पढ़िए, खेलिएगा बाद में। हमारे वक्त में सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। इसीलिए जिन जिन स्कूल में मैं गया, वहाँ सभी स्कूलों में पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। तो घर से भी मुझे यही बताया गया कि जैसे मेरे जो सभी साथी थे उनको भी यही बोला गया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो तो एक बात पक्की हो गई थी। पर मैं फॉर्चुनेट ये रहा कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा जो हैं, उनका बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग क्रिकेट खेलें। वो खुद खेल नहीं पाए, पर हमेशा से मुझे याद आता है बचपन में कि उनको क्रिकेट का इतना ज़्यादा शौक़ था कि सुबह उठ के वो कमेंट्री सुना करते थे जब मैचेस होते थे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे अभी हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते थे, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 5:30-6 बजे आपको उठ के कमेंट्री सुननी होती है। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरे ख्याल में वहीं से उनके अंदर ये आया कि वो तो नहीं खेल पाए हैं, वो तो बस उसी ज़िंदगी में गुजर गई उनकी ज़िंदगी के, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, कैसे कमाना है और कैसे घर चलाना है। पर उनको ये लगा कि उनके जो बच्चे हैं उनको खेलना चाहिए क्रिकेट। तो मैं फॉर्चुनेट इसलिए रहा कि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे ऊपर 2 बड़े भाई हैं, तो हम तीनों को किसी न किसी तरह से उन्होंने कोशिश ये की कि ये भी क्रिकेट खेलना शुरू करें। पर उस ज़माने में ये था कि कोई सिस्टम था नहीं, कुछ कोई सही मेथड नहीं था जहाँ से आपको खेलना शुरू करना है।
पर अंत में चूँकि मेरे पापा लगे रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, जहाँ तक मैं खेल पाया हूँ, सब उन्हीं की बदौलत है। तो अगर घर से वो प्रेरणा नहीं मिलती, घर से वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो आज के ज़माने में भी मैं वही देख रहा हूँ कि जब तक कि आपको घर का सपोर्ट नहीं है तो आप आगे खेल नहीं सकते हैं। वो ज़माना उस समय अलग इस वजह से था क्योंकि उस वक्त जैसे कि आपने कहा कि 70 और 80 के दशक में ख़ास करके बिहार से, ख़ास करके पटना से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1 या 2 प्लेयर जिसके पहले बिहार के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है जिसको हम लोग रणजी ट्रॉफी कहते हैं, वहाँ पर उनको खेलने का मौका मिला था। खेले थे कि नहीं खेले थे कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि वो टीम के हिस्सा ज़रूर रहे थे। तो उस सर्कमस्टांस में मुझे लगता है कि मेरे पापा की या विजन था या पता नहीं किस तरह की उनकी सोच थी कि नहीं अपने बच्चों को मुझे क्रिकेट की तरफ पुश करना है। तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहा। फिर सही जगह मिल गई खेलने के लिए, वेंट टू द राइट स्कूल, सेंट ज़ेवियर्स जो कि बगल में है, वहाँ पर खेल का बड़ा अच्छा माहौल था। जिस क्लब में मैंने खेलना शुरू किया, वहाँ एक अकादमी भी हुआ करती थी सर उस दौर में, उस समय से ही। ज़ेवियर्स में अकादमी नहीं थी, ज़ेवियर्स में हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कूल कल्चर था। स्कूल टीम हुआ करती थी और उस वक्त पटना में इंटर स्कूल मैचेस खूब हुआ करते थे। हमने खेलना शुरू किया एक्चुअली शाखा फील्ड जो राजेंद्र नगर में है, वहाँ पर एक क्रिकेट अकेडमी है, अभी भी है। वहाँ पर एक हमारे लोकल कोच थे जो आज भी लगे रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं, अधिकारी जी उनका नाम है। उन्होंने मुझे देखा, वो उस वक्त हमारे स्कूल के भी कोच थे। बड़ा ही अच्छा वो इन्वायरमेंट सा बन गया था और वहीं से हम लोगों ने खेलना शुरू किया। मेरे साथ मेरे बैच में कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ साथ बिहार खेला, ईस्ट जोन खेला, अंडर 19 लेवल्स में नेशनल रिप्रेजेंट किया। तो बड़ा ही शानदार माहौल बन गया था खेलने का। सर बिहार से आप खेल रहे थे जैसा कि आपने जिक्र भी किया, ये बिहार से बंगाल कैसे आप शिफ्ट हो गए और कैसे वो यहाँ से उस तरफ आप चले गए? क्या यहाँ उस दौर में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी या एक्सपोजर कम था? अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती भी थी पर एक्सपोजर कम मिलता था। और उसके साथ साथ अब आज का ज़माना ये हो गया है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में, सिलेक्शन प्रोसेस में। उस समय चूँकि उस तरह की पारदर्शिता नहीं थी, जो सिलेक्शंस जो हुआ करते थे उन पर छोटे जगहों से जो खिलाड़ी निकल कर आते हैं उनके ऊपर ज़ोर कम दिया जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मीडिया जो है वो इतना विकसित नहीं था, या चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविज़न मीडियम हो, सोशल मीडिया का ज़माना था ही नहीं। तो उसलिए उस वक्त के जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ करते थे, जो सेलेक्टर्स रहते थे, वो जो बड़े बड़े शहरों से जो खिलाड़ी निकल कर आते थे, जहाँ पे मीडिया स्ट्रांग हुआ करता था, जिनके बारे में आम रोज़ खबरें आती थी, उन्हीं के बारे में देखा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा खेलने के बावजूद भी मेरा अंत में मेरा एम्बिशन यही था, चाहे मेरा एम्बिशन था या फिर मेरे पापा का एम्बिशन यही था कि आपको इंडिया खेलना है। तो उस अगर एम्बिशन के साथ आपको आगे बढ़ना है तो फिर उस वक्त जो यहाँ के हालात थे वो उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पा रहा था। इससे मुझे लगा कि ऐसी जगह से जाके खेलना चाहिए जो मुझे प्लेटफॉर्म भी थे और जहाँ से अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरे परफॉर्मेंस को लोग नोटिस करें, जो कि इवेंचुअली हुआ। सर डोमेस्टिक खेलते खेलते क्या ऐसा हुआ या कौन सा ऐसा वो लम्हा था या समय था जब आप पर सेलेक्टर्स की नज़र पड़ी? क्योंकि आप भी सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी लंबे समय तक ईस्ट जोन के रहे हैं, आप पे सेलेक्टर्स की नज़र कब पड़ी और कब लगा कि ये जो लड़का है ये आगे जा कर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? आई थिंक लेट 80s में रचना, लेट 80s में जब मैंने बिहार से तो मैं रेगुलरली खेल रहा था, उसके बाद मैंने ईस्ट जोन खेलना शुरू किया। जोनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव मैचेस हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हुआ करते थे और आपका मुकाबला बहुत ही शानदार खिलाड़ियों के साथ हुआ करता था जो उस वक्त हिंदुस्तान के लिए खेला करते थे। आज के ज़माने में शेड्यूल्स इतने ज़्यादा हेक्टिक हो गए हैं कि जो हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है। उस वक्त ऐसा नहीं था, तो उनके अगेंस्ट जब वो परफॉर्म करते हैं सेलेक्टर्स के सामने बड़े बड़े मैचेस में, तब वो आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। एक एडवांटेज मेरे साथ ये भी था कि मैंने सबसे पहले अंडर 19 इंडिया से खेलना शुरू किया, यहीं से पटना से, बिहार से। और तब भी मुझे सेलेक्टर्स ने नोटिस किया था कि एक अंडर 19 का लड़का है, वो भी बिहार से खेल रहा है। तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था, तो मेरे करियर को लोग ट्रैक कर रहे थे कि कैसा मैं करता हूँ। तो उससे एक मुझे एडवांटेज मिला
और फिर जैसे कि मैंने कहा कि रणजी ट्रॉफी खेलना आपने शुरू किया, वहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, जोनल मैचेस में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप इन सभी परफॉर्मेंसेस को नोट किया जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। सर लेकिन एक लंबा समय तक आपने दिया डोमेस्टिक क्रिकेट को या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको कहते हैं, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया थी कि आप टेस्ट खेलेंगे, आप आगे तक की ये जो दौड़ थी, ये थोड़ी सी लेट हो गई या थोड़ी लेट बैक हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑब्वियसली आप जैसा कि अभी आप कह रहे थे अंडर 19 और उसके आगे भी, लेकिन एक मौका जो मिला वो बहुत लेट जा कर के मिला जब आप टीम इंडिया का हिस्सा बने। इसमें क्यों इतना वक्त लग गया? क्या उस समय कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी साथ में, या एक होता है मेट्रोज का दबाव, छोटे शहर का लड़का, उसको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है? सबसे पहले मेरा चयन हुआ था इंडियन टीम में 89 में, जब लोग वेस्ट इंडीज़ गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ पर खेलने का इंडियन टीम से मुझे मौका मिला नहीं। उसके बाद बहुत लंबा वक्फा हो गया, करीब 6 या 7 साल के बाद देन फाइनली मुझे 96-97 में फिर से खेलने का मौका मिला था। तो ये जो लंबा जो वक्त था 6 या 7 साल, वहाँ पर दैट इज़ द टाइम जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिहार से अगर खेलता रहूँगा तो फिर मुझे आगे खेलने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि ऑल्दो कि मैं परफॉर्म कर रहा था, पर चूँकि मैं बिहार से खेल रहा था तो मेरे परफॉर्मेंसेस को नोटिस नहीं किया जा रहा था। और ऐसे प्लेयर्स जो दूसरे बड़े बड़े स्टेट से खेल रहे थे, जैसे बंगाल हो गए या दिल्ली हो गए या मुंबई हो गया, उनको मौका मिलता जा रहा था, तो मेरे से आगे निकल रहे थे। तो इसी वजह से मुझे लगा कि अब ये वक्त आ रहा है कि मुझे अब स्टेट शिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने 94-95 सीज़न में मैंने बिहार से शिफ्ट किया बंगाल, और फिर 1 साल या 1.5 साल के अंदर फिर मुझे इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला था। तो वो जो 3 या 4 साल या 5 साल का जो गैप है वो इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत टफ रहता है। उस वक्त कई सारे मेरे कॉलीग जो अच्छा कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, बट इवेंचुअली यू स्टार्ट टू फील के मुझे भी मौका मिलना चाहिए जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ, जो मुझे मिला। और हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको एटलीस्ट एक मौका तो ज़रूर मिले जब उसे लगे कि वो एक से काम नहीं होता वो अपना बेहतरीन दे, और कोई उस बेहतरीन को देखे भी। सर बेहतरीन तो हमेशा रहता है, लेकिन कोई उसको देखे, कोई उसको नोटिस ले और एक्नॉलेज करे। जब इंडिया की बात होती है सर, तो अगर मैं बात करूँ 3-4 बड़े नामी विकेट कीपर्स की, तो उस पर आपका जिक्र आता है। वाई विकेट कीपिंग? क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी भी है कि बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, लोग बैट्समैन और बॉलर्स इन दो पर बहुत निगाहें होती हैं, और लोग बहुत उस तरफ, खास करके उस दौर की मैं बात करूं तो अब तो खैर चीज़ें बिल्कुल बदल गई है, ऑलराउंडर्स का ज़माना है। लेकिन उस दौरान में विकेट कीपिंग को आपने कैसे चुना? क्या विकेट कीपिंग नेचुरली आपके लिए फॉल कर गया, वो आ गया, या फिर कोई एक स्ट्रैटेजी भी थी कि अगर विकेट कीपिंग की तरफ जाएंगे तो मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं था, बस मज़ा आता था मुझे कीपिंग करने में, और बहुत बचपन से शुरू किया था। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि फिर आप होल डे आप इन्वॉल्व रहते हैं, बैटिंग करते वक्त भी और कीपिंग करते वक्त भी। फिर आपको ज़्यादा जल्दी गेम की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आप बीच में खड़े हुए हैं तो फिर मैदान के चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी पकड़ आपको बहुत जल्दी हो जाती है। फिर उससे आपको बैटिंग में भी फ़ायदा मिलता है, कंडीशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है, और बेसिकली आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, बिकॉज उस वक्त अभी भी वही है, प्लेयर्स वही अच्छा करते हैं जो गेम को एंजॉय करें। अगर आप गेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं और आपको ये लगने लगता है कि नहीं ये मेरे ज़िंदगी का सबसे एकमात्र, ये मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, तो फिर आप कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे आपको वो एंजॉयमेंट आ रही हो रेगुलरली। तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि जब मैं कीपिंग करता था मुझे बड़ा मज़ा आता था, और हाइज एंड लोस ज़रूर रहते हैं, सेम लाइक बैटिंग। सो वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन। सो it takes you through a number of life lessons. So I think मेरे साथ भी keeping was just part of me. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सर कि चूंकि आप तीनों भाई खेलते हो और आप सबसे छोटे हो, तो हो सकता है कि कोई आपको विकेट कीपिंग ही करा। वो भी हाँ, क्योंकि उस वक्त तो खेलना भी ऐसे ही होता था ना, हम लोग कहाँ जाते थे खेलने के लिए। जो 2 बड़े भाई हैं वो बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, और जो छोटा है वो विकेट कीपिंग करेगा। हम लोगों ने जब शुरू किया तो फिर जैसे कि मैंने कहा ना, कोई सिस्टम था नहीं, हम लोग पटना कॉलेज जाते थे खेलने के लिए, और शाम में स्कूल के बाद वहीं से खेलना शुरू किया। सो वेरी नेचुरल वे ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। सर एक
अलग पड़ाव पर अब चलते हैं। पड़ाव इसलिए क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक अगला पड़ाव था। वही बात 2000 की अगर करें, मई 2000 की, क्या हुआ उस दौरान और कैसी ज़िंदगी एकदम बदल गई और पलट गई मैं कहूँ तो? क्योंकि 3 साल आपने लगातार खेला, बहुत शानदार खेला। आप एज अ रिप्लेसमेंट गए और वहाँ जाकर के आपने इतना शानदार परफॉर्म किया। कैसा रहा वो समय, वो एरा? क्योंकि वो आज के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका मोटिवेशन 2 मिनट में ड्रॉप कर जाता है। उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक खिलाड़ी जो इतना शानदार खेल रहा था, 3 साल इतना शानदार उसने परफॉर्म किया हर तरफ, और उससे पहले जो उसने किया वो तो अलग था, लेकिन मई 2000 के बाद चीज़ें बदल गई। हाँ, बदल गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा वो, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उस तरह की इंजरी मेरे ख्याल में क्रिकेट में किसी को भी नहीं आई होगी उस लेवल पे। तो पटौदी साहब को भी हाँ, पर वो उनको क्रिकेट फील्ड पे नहीं लगी थी, उनको कार एक्सीडेंट में चोट लगी थी और बहुत यंग थे जब उनको चोट लगी थी। आई थिंक ही वाज 20 or 21 ईयर्स ओल्ड। उनके पास काफ़ी वक्त था रिकवर करने का। वो एक अलग कहानी है। पर मुझे जब चोट लगी तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चोट ऐसी हो जाएगी कि फिर मैं आगे खेल नहीं पाऊँगा। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था ये चोट मुझे लगी। ढाका में हम लोग मैच खेल रहे थे, एशिया कप का एक मैच था, वो डे नाइट मैच था और मैं कीपिंग कर रहा था। और उस ज़माने में विकेट कीपर्स हेलमेट पहन के कीपिंग किया नहीं करते थे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 1-2 बार बॉल ज़रूर लगी होगी, कभी यहाँ लग गई कभी यहाँ लग गई, वो अलग बात है। पर क्रिकेट बॉल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो कभी भी अगर आपको चोट लगती भी आती है तो आपकी आँख के ऊपर जो कर्वेचर होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है हमेशा। पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली, चूँकि बॉल की जो रफ्तार थी उतनी तेज़ थी कि मैंने बचने की भी जो कोशिश की, उसके बावजूद बॉल आके लग गई। खैर, वो तो हो गया। उसके बाद रिकवर करने की कोशिश की, कई बड़े बड़े डॉक्टर से भी मैं मिला, हॉस्पिटल्स भी गया, बाहर भी ट्रैवल किया अपने उसको रिकवर करने के लिए। पर जो मेरी आई साइट है वो धीरे धीरे करके ख़राब होती गई। हालांकि उसके बाद मैंने एक टेस्ट मैच खेला, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा एम्बिशन रहा है, मेरा भी, मेरे घर वालों का भी, मेरे परिवार का, कि टेस्ट मैच तो खेलना ही खेलना है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत मेहनत की। और हालांकि मेरी आई साइट उस वक्त नॉर्मल नहीं हुई थी, पर तब भी मुझे लगा कि अब मैं खेल सकता हूँ टेस्ट मैच। जैसे मेरा नाम आया मैं गया खेलने के लिए, पर वो टेस्ट मैच खेलते समय मुझे लग गया कि अब आगे मैं खेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि उस लेवल पर उस आई साइट के साथ खेलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट नहीं, वो इम्पॉसिबल हो गया था। ये भी हो सकता था कि मैं अगर और भी आगे खेलना चाहूँ तो दूसरी आँख में भी चोट लग जाती, क्योंकि आपके विजन जब ख़राब हो जाता है और जिस इंटेंसिटी के साथ गेम चलता है, जिस स्पीड के साथ गेम इवॉल्व करता है, उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ अगर आपको चोट लगी हुई है, खेलना आई थिंक बहुत डेंजरस हो गया था। तो उसके बाद भी हालांकि मैंने 3-4 महीने और कोशिश की, ये उम्मीद के साथ कि अगर मेरी विजन वापस आ जाती है तब मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। So finally I left. उस दिन के इंसिडेंट को कुछ बताएंगे आप? क्योंकि जब मैं भी आपके बारे में पढ़ रही थी या देख रही थी, तो आप शायद गए हैं ड्रेसिंग रूम वापस और फिर आपको लगा है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, मैं वापस खेलने आ सकता हूँ। उस दिन के बारे में कुछ ज़रूर बताइए, क्योंकि उस दिन जो फील्ड पे आपके साथ लोग थे, आपके सामने जो बॉलिंग कर भी रहे थे अनिल कुंबले जी या और भी जो लोग थे, क्या सपोर्ट था उनका और किस तरीके से उन लोगों ने वो इंथुजियाज्म आपके प्रति दिखाया ताकि आपके बेटरमेंट के लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सके? नहीं, जब चोट लगी तो किसी को ये नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा गहरी चोट है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार ये बात भी बताई है कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया वापस, तो हमारे एक फिजियो हुआ करते थे, वो एंड्रयू लीपस, इस वक्त तो टीम के साथ नहीं, उस वक्त टीम के साथ थे, वेरी अकॉम्प्लिश्ड, वेरी एफिशिएंट। तो उन्होंने कुछ देर तक, तो चूँकि चोट इतनी ज़्यादा ज़ोर से लगी थी कि दर्द हो रहा था, तो फिर आइस पैक जो लगाया जाता है वो मेरे दाहिने आँख के ऊपर लगा दिया गया। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि अब आप उसको हटा लीजिए। जो मैंने हटाया तो फिर उन्होंने कहा कि आप आँख खोलिए, और जब मैंने आँख खोली तो मेरी दोनों आँख खुली हुई थी। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको नज़र आ रहा है? मैंने कहा हाँ, मैं तो देख सकता हूँ सब कुछ। तो ही सेड, आर यू श्योर? आई सेड यस। ही सेड, नो, डू वन थिंग, क्लोज योर गुड आई। सो माई गुड आई इज़ माई लेफ्ट आई। जैसे मैंने अपने बाएं आँख को बंद किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी दाईं आँख से आप देखने की कोशिश कीजिए। जब मैंने अपनी दाईं आँख खोली तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पूरा अंधकार था। तब फिर उनको भी लगने लगा, मुझे भी लगा कि अच्छा कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई है।
फिर आई वाज रश टू द लोकल हॉस्पिटल देयर, वहाँ मैंने रात गुजारी, उन्होंने कई सारे टेस्ट वेस्ट किए पर आई साइट वापस आई नहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। तब वहाँ के जो मैनेजमेंट हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ। तो मैं सेम डे इवनिंग में वापस आ गया। उसके बाद मेरा इलाज चलता रहा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते चले गए। पर जहाँ तक प्लेयर्स का है, एवरीबडी वंस दे लर्न, मैच तो हो रहा था तो मैच खेल रहे थे। मैच ख़त्म होने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ देम केम टू सी मी इन द हॉस्पिटल, जब उनको मालूम हुआ कि चोट इतनी ज़्यादा गहरी है, हो गई है। सर, चोट के बाद फिर उबरने की बात आई और आप उससे उबरे भी, धीरे धीरे आप आगे बढ़े। वो दौर कैसा था जब वो चोट का वो जो पूरा दौर था वो जब ठीक हुआ और उसके बाद क्रिकेट की तरफ वापस से आप आए? क्योंकि पैशन तो वही था, खेल नहीं रहे थे लेकिन देख तो रहे थे क्रिकेट, और क्रिकेट में रुचि तो उतनी ही थी। ये वापसी का दौर कितना लंबा रहा, क्योंकि उसमें भी एक अच्छा खासा समय लगा आपको? हाँ, मुझे चोट लगी थी आई थिंक मई एंड में, और मुझे करीब वापस मैंने आके टेस्ट मैच खेला आई थिंक 11 नवंबर, कुछ ऐसा ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 4-5 महीने जो मैंने गुजारा वो काफ़ी टफ था, क्योंकि करीब 1 से 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल में ही था, शंकर नेत्रालय में, चेन्नई में। वंडरफुल प्लेस, आई थिंक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल्स। और वहाँ से मैंने रिकवर करने के बाद तो धीरे धीरे मेरी आई साइट इम्प्रूव कर रही थी। तो फिर 2 महीने के बाद फिर मैं वापस आ गया। मैं कलकत्ता में रहता था उस वक्त। फिर मैंने खेलना शुरू किया, तो आई साइट तो मेरी पूरी आई नहीं थी। तो फिर प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस के साथ मैंने शुरू किया खेलना। अलग अलग तरह से मैंने ग्लासेस बनवाए ताकि आई भी प्रोटेक्ट हो और मैं खेल भी पाऊँ। फिर मैं बाहर गया कई और स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, इंग्लैंड गया। वहाँ पे 2-3 जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट लेंस प्रेस्क्राइब किया। तो मैं कॉन्टैक्ट लेंस के साथ साथ फिर प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस के साथ भी मैंने कई महीने ट्राई किए। तो फाइनली वही मैं 5-6 महीने के बाद फिर मेरी वापसी हुई थी नवंबर में, वही बस एक टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो मैं वापस आया। उसके पहले मैंने 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले थे। तो यहाँ वो अबाउट मंथ एंड हाफ मैंने क्रिकेट नहीं खेला, पर 1.5 महीने के बाद देन आई स्टार्टेड टू प्ले ग्रेजुअली। आई थॉट कि अगर मैं खेलता रहूँगा ना तो यू गेट यूज्ड टू सम काइंड ऑफ अ परसेप्शन, सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड। इट डिड हेल्प मी, ताकि क्योंकि तभी तो मैं वापस खेल पाया एक टेस्ट मैच। और उसके बाद से वापस नेशनल सेलेक्टर बनने का ये जो दौर है, फिर तो वक्त लग गया। 2001 मैंने फिर आई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब आगे मैं खेल पाऊंगा नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एम्बिशन था इंडिया खेलना। और 2001 में अप्रैल में मुझे लगने लगा कि अब मैं आगे खेल नहीं पाऊंगा इंडिया के लिए। देन आई डिसाइडेड टू क्विट। तो फिर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया छोड़ देने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ कहीं और अपनी रुचि लगानी होगी। उस वक्त मैं वर्क कर रहा था टाटा स्टील में जी। और टाटा स्टील ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर टू वर्क फॉर। खेलने के बाद भी मेरी रुचि, चूँकि खेलते वक्त भी जब मैं ऑफिस में काम करता था तो वो मैंने एक काम अच्छा किया था कि आई हैड फेयर बिट ऑफ नॉलेज के कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या क्या सेक्शंस हैं। अलग अलग जगह मैंने काम किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया था। तो बड़ा एक ग्रेजुअल रहा कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं 2001 में अब आगे नहीं खेलूँगा, तो द कंपनी हेल्प मी in preparing a job profile for me. So that came very easy. पर 2003 या 4 में फिर मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा, जो कि एक होता क्या है ना, एक बार अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं उस लेवल पे ना, वो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आता है. Although Tata Steel is a wonderful place to work, पर मेरे लिए वो जो एक्साइटमेंट होता है सुबह उठ के बाहर जाके कुछ करने का, वो जो चैलेंज होता है ना, वो मैं मिस करने लगा. मैं उस वक्त कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में काम करता था कलकत्ता में. और तो देन आई डिसाइडेड कि यार इसमें कुछ मज़ा आ नहीं रहा है ज़्यादा. और उस वक्त मुझे ब्रॉडकास्टिंग का करियर मेरा शुरू होने लगा था. कई सारे न्यूज़ चैनल ने मुझे बुलाना शुरू कर लिया था एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए. फिर मैंने कमेंट्री शुरू कर दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में. सो उसी हिसाब से मेरा काम ब्रॉडकास्टिंग में शुरू हुआ, दोज अर्ली डेज. And then finally I decided कि I think 2006 I quit Tata Steel and I got full time into commentary and broadcasting and I shifted from Calcutta to Delhi. Delhi उस वक्त हब हुआ करता था न्यूज़ चैनल्स का.
तो इसीलिए आई शिफ्टेड टू दिल्ली। ये चयन करता वाला तो हुआ 2012 में, काफ़ी सालों के बाद। बीच में एक बार फिर से मेरे पास ऑफ़र आया था 2006-2007 में सिलेक्टर बनने के लिए उस वक्त, पर तब तक मैंने उसी वक्त मेरा ब्रॉडकास्टिंग करियर शुरू हुआ था, सो आई सेड नो टू देम। 2012 में वाज क्वाइट सेटल्ड, सो आई थॉट लेट मी टेक इट अप। गुड असाइनमेंट, चैलेंजिंग। राइट। सिलेक्शन कमेटी में होने का कितना दबाव रहता है सर? कुछ नहीं, नथिंग, गुड वर्क, सबसे अच्छा काम वही है। आप काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, नए प्लेयर्स को आप चुन रहे हैं। ट्रांजिशन फेज था जब मैं सेलेक्टर बना था 2012 में। हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सचिन, राहुल द्रविड़, VVS, श्रीनाथ, जहीर खान, ये सब लास्ट स्टेजेस ऑफ द करियर में थे। जब मैंने ज्वाइन किया 2012 में, देन सचिन खेल रहे थे उस वक्त, राहुल द्रविड़, VVS, अनिल, ये सब रिटायर कर गए थे, सौरव, ये सब के सब रिटायर कर गए थे। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम लोगों की कि हम लोग एक नई टीम को बिल्ड करें। MS धोनी कैप्टन थे उस वक्त, तो उनके साथ मिलके आगे के बारे में सोचना हम लोग ने शुरू कर दिया था। और फिर 1 साल के अंदर सचिन ऑल्सो रिटायर्ड, तो नई पीढ़ी शुरू हो गई थी आना उस वक्त। सो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट गुड फन। और दबाव कुछ भी नहीं रहता है। नहीं, इसलिए क्योंकि सर हर कोई चाहता है कि वो सेलेक्टर्स की नज़र में आए और सामने आए, तो वो एक आप पे तो रहता ही है कि आपका भी वो एक दौर गुजरा है जब आपको भी लगता है कि कोई एक सेलेक्टर मेरी तरफ भी नज़र घुमाए और मेरी तरफ भी देखे और उसके बाद से मेरा सिलेक्शन हो। BCCI के भी अलग अलग पदों पे आप नियुक्त रहे हैं, कैसा रहा सर वो पूरा एक्सपीरियंस? क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है। हाँ, नहीं, दुनिया अलग नहीं है। हम लोग जो बाहर में रहते हैं उनको लगता है कि दुनिया अलग है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही शानदार दुनिया है वो भी। फील्ड से तो काफ़ी अलग है सर। कॉर्पोरेट जॉब है वो भी। BCCI बहुत पावरफुल बॉडी in terms of financial wealth. जितना हम लोग क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सेप्शनल जॉब करते हैं। और अभी तो बहुत ज़माना बदल गया। एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर स्टेट एसोसिएशन में जो ऑफिशियल्स रहा करते थे वो अपने पैसे से क्रिकेट कराया करते थे। पर बहुत साल से क्रिकेट काफ़ी शानदार तरीके से ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता आ रहा था और BCCI ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने ज्वाइन किया 2018 जनवरी में एज जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशंस। और मेरी जो प्रोफाइल थी वो ये थी कि जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है उसको कंडक्ट करना, उसके बारे में विजन तैयार करना, उसके बारे में रोड मैप तैयार करना और उसके साथ साथ विमेन क्रिकेट पर ध्यान देना, बिकॉज तब विमेन क्रिकेट बहुत उरूज पर होना शुरू हो गया था। जूनियर क्रिकेट विच इंक्लूड्स अंडर 16, अंडर 19, फिर हमारी इंडिया A टीम बनती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी थी, या मुझे कब मेरा जॉब प्रोफाइल वही था। उसके साथ साथ हमारा एक परफॉर्मेंस सेंटर है BCCI का, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में। उसमें हम लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ एकेडमी के तौर पर काम किया करते हैं। वहाँ पे कैंप्स कंडक्ट होते हैं, वहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो जाते हैं खेलने के लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए सिस्टम बनाना, अलग अलग वर्टिकल्स तैयार करना, हर वर्टिकल्स में सही लोगों को अपॉइंट करना, तो ये सारा काम था। तो मैं 3 साल था, 3 साल का मेरा टर्म था वहाँ पे। इट वाज गुड फन, काफ़ी चैलेंजिंग था बट रियली एंजॉयड इट। सर चूँकि आप बिहार से रहे हैं और अगर मैं बात करूं अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की, क्या उसकी स्थिति है? क्या लगता है कि प्लेयर्स यहाँ से अभी निकलेंगे? क्योंकि कुछ तो ईशान किशन और कई बड़े नाम निकले हैं यहाँ से, लेकिन उसके अलावा भी हम समझना चाहते हैं कि यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन को मजबूत होने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, मजबूती कैसे आएगी? मजबूती तभी आएगी जब आप क्रिकेट का जो एनवायरनमेंट है उसको आप और तगड़ा करेंगे, उसमें आप और ज़्यादा एनर्जी लेकर आएंगे। और धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि बिहार कई सालों तक मुझे लगता है कि 10 या 15 साल ये क्रिकेट से दूर रहा था। चूँकि BCCI ने BCA को वो मान्यता दी नहीं थी। ये मान्यता BCCI को मिली है मेरे ख्याल में 2013, 14 या 15 के बाद से। इस 10 साल में जितना काम होना चाहिए उतना काम हो नहीं पाया। कई कारण है उसके पीछे, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि अब आगे में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास उस तरह के खिलाड़ी हैं कि नहीं। भरपूर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
कई ऐसे प्लेयर्स हैं वो 10 साल की जो मैंने बात की, जहाँ जो जिस वक्त यहाँ पर खेल नहीं हो पा रहा था, यहाँ के खिलाड़ी बाहर गए खेलने के। ईशान किशन है पटना के, वो गए हैं झारखंड खेलने के लिए। उस तरह से कई सारे प्लेयर्स बिहार छोड़ के वो बाहर गए खेलने के लिए, चाहे बंगाल चले गया। वो मुकेश कुमार और आकाशदीप, ये दोनों बिहार के लड़के हैं, अपने लड़के हैं। ये दोनों को जाना पड़ा बाहर खेलने के लिए, जैसे कि ईशान ने भी वही किया, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त खेलने के लिए आपको एसोसिएशन था नहीं, स्टेट नहीं खेल पा रही थी। तो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब उस टैलेंट को हम लोग किस तरह से सजोते हैं, किस तरह से उसको हम नर्चर करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन की आती है। पर उसको करने के लिए सबसे पहली पहल जो ये होनी होगी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। अगर आप मैदान देंगे नहीं तो खिलाड़ी खेलेंगे कहाँ से? अगर आप सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे नहीं तो खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई और डिसिप्लिन क्यों ना हो। जब आप खिलाड़ियों के लिए वो प्लेटफॉर्म बना के देंगे तो खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। उनको आप उस तरह का एनवायरनमेंट बना के दीजिए, वो खुद ब खुद अच्छा करके निकल जाएंगे। जी। सबा जी, अब आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर? ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर सचिन। ओके। एंड फेवरेट बैट्समैन? स्पेसिफिक फेवरेट बैटर, मुझे उस ज़माने के बारे में बात याद कर रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था खेलना, तब सुनील गावस्कर। एंड बॉलर? बॉलर मैल्कम मार्शल। मैंने उनके अगेंस्ट खेला नहीं है, एक मैच मैंने खेला है, पर उनको बॉलिंग करते हुए मैंने नज़दीक से देखा है। एंड योर फेवरेट विकेट कीपर? ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम एलन नॉट, आई थिंक। ओके। एंड बेस्ट क्रिकेट फ्रेंड? Best cricket friend, number of them. I think Subrato Banerjee played along with me. Now he is national selector. वो भी बिहार का ही लड़का है, हम लोगों ने साथ साथ खेलना शुरू किया था, तो he is very close to me. I mean, we have grown up together, so he is like close buddy. And best test player? Best test match player has to be Sachin. No one else to beat him. And best ODI? Best ODI, best ODI cricketer. Cricketer, right? Best ODI cricketer, there are so many of them. Just to name one would be very difficult. But I think आप लिबर्टी ले सकते हैं, 2-3 नाम भी दे सकते हैं। मैं इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ इस वक्त। मेरे ख्याल में सौरव had to contribute a lot. सचिन को तो मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, बट सौरव had a big role to play. और उसके बाद people like even Bumrah for that matter. Now I see Bumrah, I think he's the best bowler ever. Best T20 player? Best T20 player, overall T20 player? Overall, IPL, including IPL. I think right now it has to be Surya Kumar Yadav. Sky. क्रिकेट के अलावा कोई और खेल जो आपको पसंद था? या फुटबॉल पसंद है, टेनिस पसंद है, बहुत ज़्यादा रुचि है, देखता हूँ हमेशा जब भी वक्त मिल जाता है। फुटबॉल में कई सारे स्टार्स हैं, उनको फॉलो करता हूँ, टेनिस में भी वही हाल है। एंड फील्ड पर किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया है? काफ़ी वक्त गुजारा है मैंने राहुल द्रविड़ के साथ, वेरी गुड फ्रेंड। मैं जब मैं इंडिया के लिए खेलता था, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सौरव, सचिन, अजय जडेजा, another good friend of mine. And best commentary companion? कई सारे हैं। अभी तो अनिल कुंबले भी हिंदी में करने लगे, उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है। अदरवाइज विवेक राजदान है, आकाश चोपड़ा है, बहुत सारे हैं। और किस प्लेयर के संन्यास लेने से आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ? एक तो आपका खुद का होगा ही नेचुरली, जब आपने संन्यास लिया था। दुख तो नहीं मैं कह सकता हूँ, मतलब अंदर से आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जब मैंने सचिन को रिटायर करते हुए देखा था, क्योंकि सचिन की छवि कुछ इस तरह की है, ना ही ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड ऑल्सो ही हैज़ रिमेन्ड सो रूटेड टू द ग्राउंड, सो वन रियली लाइक्स हिम सो मच। एंड आपके फील्ड पर कोई हिलेरियस मोमेंट जो आपको याद आता है? बहुत ज़्यादा याद है, बहुत सारे हैं। कोई एक तो मेरे साथ हुआ है कि हम लोग कहाँ खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज़ में एक वनडे मैच खेल रहे थे, और उसमें ये था कि मैं कीपिंग कर रहा था, वेंकटेश प्रसाद जो कि कर्नाटका से आते हैं, वो उस वक्त, अब तो बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश बोल लेते हैं, उस वक्त वो कन्नड़ ज़्यादा बोलते थे, उनका भी पहला या दूसरा साल था। और एक और हमारे साथ प्लेयर थे रॉबिन सिंह, जो कि वेस्ट इंडीज़ के थे, वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते थे, वो भी ट्रिनिडाडियन एक्सेंट में।
तो उनकी बात भी नहीं समझ में आती। तो किसी ने कोई बैटर था, आई थिंक कार्ल हूपर और ब्रायन लारा, किसी ने कुछ पुल करने की कोशिश की, टॉप एज हुआ और मैं कीपर था, मैं पीछे भागा और रॉबिन सिंह स्क्वायर लेग से आए, वेंकटेश प्रसाद फाइन लेग से आए और हम तीनों अपनी अपनी ज़ुबान में बोल रहे थे। मैं इंग्लिश में बोल रहा था, कन्नड़ बोल रहा था वेंकटेश, और आई थिंक रॉबिन वाज टॉकिंग इन ट्रिनिडाडियन इंग्लिश। किसी को समझ में नहीं, हम लोग तीनों खड़े रहे, बॉल आके बीच में लग गई। उसके बाद हम लोग तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पीछे से कैप्टन आई थिंक सचिन वाज देयर, तो वो वहाँ से चिल्ला रहा था, बट इट वाज सच अ हिलेरियस मोमेंट फॉर थ्री ऑफ अस। बाद में देख देख के या पे सुन के बहुत ही बात करके इट वाज रियली फनी। एंड सर योर फेवरेट फूड बिहारी कुजीन के अलावा भी बता सकते हैं, या बिहारी तो घर का खाना बिहार का जो भी है आई रियली एंजॉय इट। जो यहाँ मीट बनता है, जो मेरी घर में जो मेरी अम्मी और बुआ जब बनाती थी, आई थिंक उस वक्त हम लोग मटन के बहुत ही शौक रखते थे। हमारे घर में मटन जो बनता था वो मुझे अभी भी याद आता है। सो दोज वेर सम वेरी गुड थिंग्स। म्यूज़िक कैसा पसंद है आपको? ढेर सारी अलग अलग जॉनर्स मुझे पसंद है। गज़ल पसंद है मुझे, अंग्रेज़ी रॉक म्यूज़िक मुझे पसंद है, हिंदुस्तानी क्लासिकल पसंद है, वेस्टर्न क्लासिकल पसंद है। एंड योर बेस्ट फिल्म से जो आपको ऑल टाइम फेवरेट है? हैज़ टू बी शोले आई थिंक इन हिंदी। या आई लव्ड इट। एंड उसके अलावा सर स्लेजिंग कौन सबसे ज़्यादा करता था फील्ड पर? हमारे वक्त में हमारे तरफ से मैंने नहीं किया है, पर मैंने इनकाउंटर तो किया है। मोइन खान हमारे साथ खेलते थे, वो स्लेज किया करते थे क्योंकि वो पीछे खड़ा रहते थे हमेशा। जितनी बार पाकिस्तान से मैच हुआ, मोइन खान वाज वेरी फेमस फॉर दैट। वो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाता था। वो जो स्टंप माइक होता है उसके ऊपर पैर रख के ही वुड से समथिंग। उसके अलावा हमारी तरफ से स्लेजिंग बहुत कम हुआ करती थी उस वक्त। आई थिंक मे बी जाट, वो भी हंसी मजाक में, अजय जडेजा, अदरवाइज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। And your all-time favorite captain? All-time favorite captain, I would rate Saurav quite highly because Saurav ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया था टीम में। एक नई पहल के साथ वो कप्तानी कर रहा था। So I rate him quite high. Best IPL team? Best IPL for me CSK. All-time favorite. Yeah. और एक ऐसे प्लेयर का नाम बताइए सर जो एक अपकमिंग ऐसा आपको दिखता है, कोई एक ऐसा लड़का जो बहुत कमाल का खेल रहा है, बहुत शानदार खेल रहा है। अभी तो अपना लड़का है ना, वैभव सूर्यवंशी, 13-14 ईयर ओल्ड, अंडर 19 इंडिया के लिए खेल रहा है अभी। सेमीफाइनल में करीब 60 रन बनाए उसने। इंडिया अंडर 19 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया गॉट 100। गुड लेफ्ट हैंड बैटर, हाई होप्स ऑन हिम। थोड़ा अगर उसको अच्छे इन्वायरमेंट में ठीक तरह से मेंटरिंग उसकी होगी, ठीक तरह से वो नर्चर किया जाएगा, तो वो ज़रूर ऊपर खेलेगा। खुशी मुझे इस बात की है कि वो राहुल द्रविड़ के साथ रहेगा आईपीएल में। अच्छा। राजस्थान रॉयल्स के लिए। अपकमिंग में तो यही है। ईशान अभी भी ही हैज गॉट लॉट ऑफ टैलेंट। आई हैव ह्यूज फेथ इन ईशान दैट ही विल गो ऑन टू डू वेल। आपकी कौन सी ऐसी इनिंग है जो हमेशा से फेवरेट रही है, और या फिर किसी और की भी, आप दोनों बता सकते हैं? मेरी फेवरेट वनडे मैचेस में आई थिंक कराची में हम लोग एक मैच खेल रहे थे, वहाँ पर इंडिया जीत गया था पाकिस्तान से। वहाँ मैंने लोअर ऑर्डर में आके कंट्रीब्यूट किया था। आई थिंक करीब 30 या 35 रन या करीब उस तरह से बनाए थे। मैच हम लोग जीत गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दोज डेज में नीचे आता था बैटिंग करने के लिए इंडिया के लिए, नंबर 7, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी। पर जितनी मिली उसमें अगर रन बनाया आपने विनिंग कॉज के लिए तो वो याद रहता है। पहला मैच मेरा वनडे इंटरनेशनल, आई स्कोर्ड 50, माय फर्स्ट डेब्यू गेम साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका, दोज कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। तो उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ कि पहले मैच में अगर आप रन बना ले तो आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो इट फील्स यू विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो मुझे लगता है, जो मैंने देखी अपने आँखों से, वो है केप टाउन में सचिन तेंदुलकर ने 100 लगाया था 1997 टूर पे, 97-98। वो एक मास्टरपीस है जो बहुत कम बार देखने को मिलती है। सर क्रिकेट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो टेस्ट क्रिकेट है, जो सबसे ऑथेंटिक क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, और अब जो हम T20 देख रहे हैं, इस बीच के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। ये जो एकदम ये नया एक जॉनरा ही डेवलप हो गया है T20 का, इससे क्रिकेट पर कितना असर पड़ा है? क्या क्रिकेट इससे मजबूत हुआ है, बेहतर हुआ है? क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट्स थोड़े कम हो रहे हैं, एंड T20 की सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब तो पूरे समय महीनों IPL चलता है, तो वो एक बदलाव जो है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस तरह से ज़िंदगी हमारी इवॉल्व करती रहती है, उसी तरह से स्पोर्ट्स भी इवॉल्व करता है।
और बहुत ज़रूरी है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग डायनामिक्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अब्जॉर्ब करना चाहिए, जो कि इस वक्त के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स कर रहे हैं। जो चेंज हम देख रहे हैं वो हमेशा हमें एक नई सोच दिखाता है और कई सारे यंगस्टर्स जो हैं ऐसे प्लेयर्स अब निकल के आ रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। और चूँकि भारत में इतने ज़्यादा मैचेस होते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे जो हैं अभी भी जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो इंडिया उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप में वो टैलेंट है और आप में अगर उतना मेहनत करना आप चाहते हैं या करना जानते हैं तो फिर आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और आपने प्रूव कर सकते हैं कि आप ट्रूली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं जो हम लोग देख रहे हैं, पर वो हर स्पोर्ट में होंगे। और इसीलिए बार बार मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि इस तीनों फॉर्मेट में या फिर इस ट्रांजिशन को बैलेंस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही मेंटर होने चाहिए, सही कोचेस होना चाहिए, सही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ से आप खेल रहे हैं, जो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है और आसान नहीं होता है प्लेयर्स को एडजस्ट करना। और इसीलिए घर का माहौल बहुत ज़रूरी होता है, किस कंपनी में आप घूम रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में डिजिटल एज का जो ज़माना है वहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, उन सब चीज़ों का एहसास होना, उस पर असर क्या आता है आपके ऊपर, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और सर लास्ट में आपसे जानना चाहते हैं सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, क्योंकि एक क्रिकेटर जो इतना शानदार खेल रहा था उसकी क्रिकेटिंग करियर उसका ख़त्म हो गया बहुत जल्दी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको चोट लग गई। तो अब किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स है जिसके बारे में आप लोग भी अश्योर करते हैं कि वो क्रिकेटर्स जब फील्ड पे हों तो वो ज़्यादा सेफ महसूस करें या उन्हें किसी तरीके की कोई चोट ना आए जिस वजह से वो खेल ही ना पाएँ? बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक कॉमन मैन के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, अब तो कितने सारे दर्शक देख रहे होंगे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हम लोग कई बार सिर्फ साइंस के साथ ही जोड़ते हैं, वो हर इंडस्ट्री में काम आता है। और R&D लगातार स्पोर्ट्स में, ख़ास क्रिकेट में भी होती आ रही है। इसीलिए हम लोगों ने जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अब जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। अब पूरी तरह से जो खिलाड़ी है वो प्रोटेक्टेड रहता है जब वो जाता है मैदान में। अब हो सकता है कि 10 साल के अंदर हमें और भी ज़्यादा चेंजेस मिलें, पर अभी जो हाल है, जो हेलमेट्स जो क्रिकेटर्स पहन रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही वो अलाउ होता है क्रिकेटर्स को आप मैदान में जाके उसको पहने। ये जो बैक वाला एरिया है वो थोड़ा एक्सपोज हुआ करता था, उसको भी अब कवर कर दिया गया है। ग्रिल्स आ गए हैं, वो तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं। विकेट कीपर्स अब हेलमेट पहनते आ रहे हैं, उस विकेट कीपिंग हेलमेट में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन ऐड किया जा रहा है। जो ओवरऑल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, पैड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब थाई पैड्स लगाते हैं, पहले सिर्फ यहाँ पे लगाया जाता था छोटा सा, अब इधर भी लगाया जाता है। तो देन यू हैव द चेस्ट गार्ड ऑल्सो, सो आई थिंक एल्बो गार्ड्स आ गए हैं। तो ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, विच इज़ गुड। तो मेरी भी सही सलाह है सभी यंगस्टर्स के लिए भी। अब सभी एकेडमी में भी यही होता है, जो जूनियर लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं, कि अगर छोटे बच्चे हैं उनको आपको कौन सी बॉल के साथ उनको खिलाना है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब थोड़ी और बॉल हार्ड हो जानी चाहिए, पर छोटे बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप एक एकेडमी भी रन करते हैं और उसके साथ कमेंट्री भी अभी चल ही रही है। कुछ और फ्यूचर प्लान्स हैं सर इसके अलावा, या अभी बस इसी में लगे रहना है? बस इसी में है अभी तो, पर मेरी रुचि बहुत ज़्यादा है ये फ्री रेंजिंग एनिमल्स की तरफ। जैसे जहाँ मेरी एकेडमी है वहाँ मेरे पास फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं, उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो दे आर पार्ट ऑफ द एकेडमी नाउ। बच्चे बड़े खुश रहते हैं उनके साथ। सिमिलरली मैं 2-3 और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ जो मेरे घर के अगल बगल हैं, जो एनिमल शेल्टर्स, उनके साथ मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो आई थिंक फ्यूचर प्लान्स अगर हम बात सोचेंगे तो वही है कि दिस इज़ वन एरिया वेयर आई रियली वांट टू वर्क। बोथ मी एंड माय वाइफ आर वेरी क्लोज towards animals. We want to do something for them. Yeah, otherwise charity work तो चलती रहती है अपने हिसाब से ही।
सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप बिहार आए और हमारे लिए आपने इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों की, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और उम्मीद यही है कि जब भी मैं यहाँ आऊँगा आप फिर से बुलाएंगे, मैं फिर से जाहिर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे पूर्व क्रिकेटर सबा करीम जी से और आपको बता दूं कि उनके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो अभी रुकने वाले नहीं हैं, वो बड़े लंबे चलने वाले हैं और इस वजह से लंबे चलने वाले क्योंकि वो हारना नहीं जानते हैं, वो थकना नहीं जानते हैं और जो व्यक्ति हारता नहीं है, थकता नहीं है, वो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर ही हमेशा हासिल करता है। तो आज के कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। ईमेल का पता नोट कर लीजिए, पता है directorddkpatna@gmail.com। तो अगली सुबह ऐसे ही हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि बिहार बिहान लेकर हम अगली सुबह 8 बजे फिर से आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।